Hello everyone. Here we have the quantum mechanics next topic, that is simple harmonic oscillator. अब इस सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. So to learn about this, firstly have a introduction about this simple harmonic oscillator. सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो होता है उसमें आपके पास बैक एंड फोर्थ मोशन फॉलो होता है, और जो पार्टिकल है दैट अलोंग विद द सेम पाथ, जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में जो आपका पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, बट दैट इज हैविंग द पर्टिकुलर पीरियोडिकली मोशन, जो कि एक टाइम इंटरवल के बाद में होता है. सपोज यू आर हैविंग दिस पेंडुलम, सो इज दिस मूविंग टू दिस साइड एंड दिस साइड, दिस इज, तो इस तरीके का जब मोशन होगा दैट इज बैक एंड फोर्थ मोशन, जिसमें आपका पेंडुलम जो है वो मूव कर रहा है, बट दिस इज अ पीरियोडिक टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिसके इंटरवल पे ये लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा. एंड जो आपका पेंडुलम है देयर इज ऑल्सो हैविंग अ एंगल, वो किसी एंगल पर भी मूव करेगा. मीन्स अगर हम किसी भी पेंडुलम को मूव कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट इन अ स्टैटिक मोशन, तो वहाँ पर वो अगर मूव करेगा तो वहाँ पर सम एंगल इज ऑल्सो फॉर्मिंग देयर. स्प्रिंग जो है उस पर एक वेटलेस हम लेकर चलते हैं और दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द सेम पाथ, उसको हम सेम पाथ के लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो आपका पार्टिकल है वो मूव सिर्फ उसी ही पाथ पर करे. एंड इस बेस पर आपके पास जो मोशन आता है, वो जो पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है दैट इज़ कॉल्ड द वाइब्रेशन मोशन, क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देता है इंटरनली. तो जब वो वाइब्रेट कर रहा है, उसका वाइब्रेटरी मोशन है, तो वो मोशन आपका एक फोर्स पे डिपेंड करता है, और जो फोर्स पे डिपेंड करता है दैट लॉ वाज गिवन बाय हुक्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स. के जो है वो आपका फोर्स कांस्टेंट है. नेगेटिव साइन आपका ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. एक्स इज़ योर डिस्प्लेसमेंट. सो अगर कंडीशन हम लिखना चाहें तो दैट इज़ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और इसको रिमूव करने के लिए वी आर हैविंग द कांस्टेंट के, दैट इज़ द फोर्स कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वी नो दैट आर force is equals to ma. M is mass, a is your acceleration. So acceleration we can write it like this, dx square divided by dt square. इसे हमने इसलिए x में कन्वर्ट किया डिस्प्लेसमेंट में बिकॉज वी आर हैविंग द टू क्वांटिटीज ऑफ फोर्स. सो while we equate this first and second we are having this equation dx square divided by dt square is equals to minus of kx divided by m. ये आपका इक्वेट करा दिया आपने दोनों इक्वेशन को 1 and 2. सो जो आपके पास वैल्यू आती है दिस वैल्यू बिकम्स k डिवाइडेड बाई m इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एंड इफ वी राइट द फ्रीक्वेंसी फॉर द ऑस्किलेशन दैट विल बिकम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई. सो वी आर हैविंग द कंप्लीट वैल्यू. दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर अ पार्टिकल जिसका मास क्या है m है. एंड फॉर द डाइएटॉमिक, अगर हम डाइएटॉमिक के लिए निकालते हैं तो यू नो दैट फॉर द डाइएटॉमिक वी हैव टू फाइंड द रिड्यूस मास. रिड्यूस मास दैट इज म्यू वैल्यू इज m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. फॉर द पोटेंशियल एनर्जी v इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स. 0 से x तक अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो f की वैल्यू के एक्स डी एक्स, दिस minus sign you know that, and while you integrate this the value becomes nu is equals to 1 upon 2 pi k m under root. If we square both sides so this becomes v square is equals to 1 by 4 pi square k m. and you know that k value यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे this will be square. k is equals to 4 pi square m v square. Now if we find the value, आपको यहाँ पे पुट करनी है किसकी वैल्यू, v जब आप फाइंड आउट कर रहे हो
सो जो इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास, दैट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्प्लेसमेंट x. सो द कंप्लीट वैल्यू इफ वी फाइंड इन द फिगर, इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि ये आपकी एक पैराबोलिक इक्वेशन है. एंड टू नो दैट पैराबोलिक इक्वेशन यू आर हैविंग दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ होता है. जो ये आपके पास स्टेप है, ये आपने इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट किया है k की वैल्यू को, तो आपके पास जो v की वैल्यू है वो ये आती है. इसी इक्वेशन से आपके पास ये ग्राफ ड्रॉ होगा एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द पैराबोलिक इक्वेशन. Now if we find the Schrodinger wave equation for this, so you know that Schrodinger wave equation is curl square psi divided by curl x square plus 2m divided by h cut e minus v psi is equals to 0. But here we have the potential energy for the simple harmonic oscillator. So v is equals to half k x square. So potential energy will be minus of half k x square. When you open this, equation becomes this. आपने क्या किया, जो आपकी एनर्जी वाली वैल्यू थी, यू हैव टू टेक इट हेयर. सो इस इक्वेशन में से एम के डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर यू कंसीडर इट एज अल्फा स्क्वायर एंड फ्रॉम दिस 2me h कट स्क्वायर यू से ज़ाई. टोटल इक्वेशन जो अब ये बनी आपके, ये पुट करने के बाद इसको अल्फा स्क्वायर एंड इसको ज़ाई, you are having equation curl square psi divided by curl x square minus alpha square x square psi is equals to minus of xi psi. Here we have included this one as alpha square because हमें जो यहाँ पे ये x square है ये needed है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो कोऑर्डिनेट्स में हमें कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है. अगर कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल नहीं पाएंगे. सो दैट्स वाई वी आर हैविंग दिस कोऑर्डिनेट x. दिस इज़ फॉर वन डायमेंशन. अगर हम x की बात करते हैं, इफ x स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ xi, x स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ psi, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन इट्स सॉल्यूशन. तो हम एक एजम्प्टोटिक सॉल्यूशन लेकर चलते हैं कि इफ़ x गोज़ टू इनफाइनाइट देन अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन xi. अगर ये अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर xi से बहुत बड़ा है तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे. सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स दिस इज ओनली टू फाइंड द सॉल्यूशन. तो जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है साई का, दैट साई इक्वेशन इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2. एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हम इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, तो आपके पास ये आ जाता है. फिर इसको डबल डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाती है. We are finding this double derivative because we are having the value of curl square psi divided by curl x square. So we put this value at that equation. तो आपके पास जो ये वैल्यू आती है, this is equals to 0. ये आपने लिखा था किसके लिए, एजम्प्टोटिक सॉल्यूशन के लिए. तो आप वहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Now if we take psi is equals to this, because it always the condition of the psi square decreases with the increasing of x. जैसे जैसे आपका x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ही आपका psi स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड आउट करने की, एक्चुअली जो psi होता है दैट डजंट उसका एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता. वी आर हैविंग दिस psi स्क्वायर इज पर्टिकुलर मीनिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी. सो psi फंक्शन is fx e raised to the power alpha x square divided by 2. If we differentiate this with respect to x, you are having this equation. Again you are having this with double derivative. So while solving this, here the value becomes of double derivative. Now substitute this value. एक तो आपके पास psi की वैल्यू है this one and you are having this double derivative value. आपको ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है एंड योर इक्वेशन नंबर 3 इज, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3. इसमें देखो ये स्क्वायर वाली वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे. तो जब आप वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में साई की वैल्यू भी पुट करनी है और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी पुट करनी है और सोल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा. नाउ यू आर हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एच वाई. दिस इज ओनली टू कन्वर्ट
this standard form into Hermite polynomial. Hermite polynomial gives the solution of the standard form जो आपकी सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में यूज़ होती है. इसका यूज़ करके आपने सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे जो fx है इसको हम ये लिख सकते हैं कर्ल f डिवाइड बाई कर्ल x, इसको हम ये लिख सकते हैं. और यहाँ पे हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू हो गई अंडर रूट अल्फ़ा इस इक्वेशन से. ये आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. अगर डबल डेरिवेटिव लेते हो तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ जाएगी. अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो fx और एक डबल डेरिवेटिव. ये आपकी इक्वेशन जो है ये देखो यहाँ पर आपका डबल डेरिवेटिव में है और ये सिंगल डेरिवेटिव में. इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे. सो यू आर हैविंग दिस सॉल्यूशन. इसे पुट करने के बाद fx hy के इक्वल लेंगे हम. दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल में हम इसको चेंज कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं कि आपका जो ई साई होता है वो एच साई हैमिल्टोनियन के इक्वल होता है. सेम एज वी आर हैविंग दिस फंक्शन एक्स इज एच वाई विद द हर्माइट. अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, जिसमें जो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट एच वाई इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल, जिसमें आपने एच की वैल्यू लिखी, उसके डेरिवेटिव की और डबल डेरिवेटिव की. अब जो आपने ये इक्वेशन लिखी थी जनरल सॉल्यूशन विद इक्वेशन नंबर 6, इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो कर्ल एच है और डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी. दिस एक्सप्रेशन इज़ वैलिड. ये तब तक वैलिड होगा जब आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ पावर y इज 0. अगेन इफ पॉलिनोमियल p इज इक्वल्स टू p प्लस 2, दिस इज फॉर द सॉल्यूशन कि अगर हम एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी पॉलिनोमियल के लिए, p इज इक्वल्स टू p प्लस 2. सो वेयर यू फाइंड दिस p, यू हैव टू पुट p प्लस 2 इन दिस इक्वेशन. तो आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी दिस वैल्यू. जो आपके पास इक्वेशन है दैट कैन डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट, जिसमें जो साई की आपकी वैल्यू होगी वो होगी ये और होगी ये. ये इक्वेशन साई को रिप्रेजेंट कर रही है जो आपने फाइंड आउट किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर. अब देखो ये जो कंडीशन है साई की ये तभी फुलफिल होगी जब y क्या होगा इनफाइनाइट और साई टेंड्स टू 0. लेकिन जब हम इसको इनफाइनाइट कर रहे हैं द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल इज़ मोर रैपिड. वो बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर जाएगी और डिक्रीजिंग वैल्यू आपकी इतनी नहीं होगी जितनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. सो इंक्रीजिंग वैल्यू से अगर वो एकदम इनफाइनाइट पहुंच जाती है तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इज़ वेरी टिपिकल. सो दैट्स वाई वैल्यू कैन बी 0. कब 0 हो सकती है? जब हम एच वाई को सिर्फ एक फाइनाइट लेकर चलें, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ में हम उसका अगर इनफाइनाइट आंसर आ जाता है तो वी कैन डोंट फाइंड द आंसर, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो एच वाई की वैल्यू को फाइनाइट ही होना पड़ेगा जब तक उसकी वैल्यू 0 होती है. इसलिए हम लेकर चलते हैं कि एक फाइनाइट वैल्यू जो p है इज सपोज टू बी n, इट्स फाइनाइट नॉट टू बी 0. तो जो सॉल्यूशन आता है n की वैल्यू वो आपके पास आती है ये. अब आपको पता है कि जाई की वैल्यू ये है और अल्फ़ा की वैल्यू है ये. सो इफ़ यू डिवाइड जाई डिवाइड बाई अल्फ़ा, सो यू आर हैविंग द वैल्यू 2n+1. अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास एक इक्वेशन आती है दिस. लेकिन हमें पता है कि जो k डिवाइडेड बाई m अंडर रूट है दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा. तो इसको आप h ओमेगा लिख सकते हो, दैट इज़ इक्वल्स टू n प्लस 1/2 h न्यू. इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. और अगर आपको याद हो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, तो जब हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट करते थे तो उसकी एनर्जी की वैल्यू यही आती थी. तो ये वैल्यू आपकी रिजेंबल करती है किससे? आपके सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की एनर्जी वैल्यू से. तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी वैल्यूज़ पुट करते हो n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, तो आपके पास ये एनर्जी वैल्यूज़ आ जाती हैं. एनर्जी वैल्यूज़ में
आप यहाँ इसका डायग्राम शो कर सकते हो इस तरीके से, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, और ये आपका एक पैराबोलिक फॉर्म में फॉर्म होता है जिसमें एनर्जी लेवल आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। अगर 0 पॉइंट एनर्जी की बात करते हो तो यहाँ पे आपकी 0 पॉइंट एनर्जी होगी, उसमें अगर आप n को 0 पुट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू E की आएगी हाफ ऑफ एच न्यू, वो हाफ ऑफ एच न्यू ही आ रही है। सो दैट्स वाई दिस इज योर 0 पॉइंट एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। This is all about your simple harmonic oscillator with the Schrodinger wave equation that will same without Schrodinger wave equation comes in your spectra also.